तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की गणित और पहुँचे हैं अध्याय 10 में। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 के जो प्रश्नावली 10 है उसके सभी सवालों को एक एक कर हम हल करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो से बने रहेंगे। और बता दूं आपको कि इससे पहले हमने अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.1 और 9.2 दोनों के जो क्वेश्चंस हैं सभी को हमने हल कर लिया है। और अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले आपको मैं बता देता हूँ। आज हम सबसे पहले ग्राफ के बारे में कुछ बातें समझेंगे। जो अलग अलग शब्द दिया हुआ है चैप्टर्स में उसके बारे में हम जानेंगे कि ये निर्देश अक्ष क्या होता है, क्षैतिज अक्ष, ऊर्ध्वाधर, निर्देश तल, निर्देश अंक, बिंदु की स्थिति कैसे दर्शाते हैं, किसी ग्राफ पर किसी भी बिंदु को कैसे दर्शाते हैं, आरेख खींचना, बिंदु निकाल करके पॉइंट आउट करना है, उसके बाद में आरेख कैसे खींचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या होती है तो वहाँ पे हमको पैमाना लेना पड़ता है। और ये चतुर्थांश, ये सारे जो अलग अलग शब्द आए हैं इस चैप्टर्स में उन सारे शब्दों के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में प्रश्नावली 10 के सभी सवालों के हल को एक एक करके हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूं महेंद्र पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल MP सर क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज इस ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं पहला बिंदु जो लिया था उसके बारे में हम देखना यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये निर्देश अक्ष क्या होते हैं। तो निर्देश अक्ष, देखिए ये जो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये निर्देश तल क्या है। ठीक है, तो एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर में इस तरीके से लाइन खींच खींच कर जो बॉक्स बनाया जाता है, अलग से एक एरिया बन जाती है उसमें। ठीक है, इतना बड़ा एरिया दिख रहा है आपको, ये मेरा ग्रीन वाला कर्सर आप देखना, चारों ओर मैं घुमा रहा हूँ। तो ये जो अलग से पेपर में इस तरह से एरिया बन जाती है, जैसे कि इस पेज में बना हुआ है, तो इस एरिया को हम कहेंगे निर्देश तल। इस तल को क्या बोलेंगे, ये पेपर पर ही बना हुआ है, कागज़ का ही तल है। तो कागज़ के तल पर ये अलग से हमने उभार कर बना दिया है, डब्बा डब्बा बना करके, इसको हम बोलेंगे निर्देश तल। ठीक है, अब निर्देश तल को आप जान गए कि ये हो गया है ना। अब निर्देश अक्ष क्या है, तो इसमें हमको दो अक्ष बनाने पड़ते हैं। एक को बोलते हैं हम एक्स अक्ष, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, और दूसरा को बोलते हैं जो खड़ी होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो ये जो आड़ी होता है इसी आड़ी को बोलते हैं हम क्षैतिज अक्ष। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। तो एक्स जो होता है वो क्षैतिज अक्ष होता है, और जो खड़ी वाले हैं उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, खड़ी अक्ष है ये, ऊर्ध्वाधर इसका नाम होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो आप इसके नाम से नहीं जानेंगे, ये आप सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अब जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे इसको तो सीधा एक्स अक्ष वाई अक्ष इसके नाम से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें जो निर्देश अंक होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए निर्देश अंक एक्स अक्ष में जो होता है इसमें दो दिशा होती है, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो इसकी जो पूर्व वाली दिशा में होती है, यहाँ 0 से लेकर के पूर्व दिशा तक ये सभी प्लस में होते हैं, और यहाँ से 0 से लेकर के पश्चिम तरफ लेफ्ट साइड तरफ क्या होता है, माइनस में होता है सभी। आगे ये जितने एरो का निशान है देखिए यहाँ पे है ना, तो ये आगे बढ़ते क्रम में रहेगा, आगे बढ़ते जाएगा, सभी तरफ एरो लगा है, मतलब ये चारों दिशाओं में आगे बढ़ सकता है। तो प्लस वाले तरफ भी माइनस वाले तरफ भी। वैसे ही वाई अक्ष में भी ऊपर के दिशा में जो उत्तर दिशा होती है उस तरफ में भी यहाँ पे प्लस में होता है सभी अंक, और 0 से लेकर यहाँ से नीचे तक ये इस दिशा को हम कहेंगे दक्षिण। तो इस दिशा के सभी अंक माइनस होते हैं। तो दोनों अक्ष में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। एक्स अक्ष में पूर्व दिशा में प्लस, पश्चिम में माइनस, और वाई अक्ष में उत्तर में प्लस और दक्षिण में माइनस, तो दोनों होते हैं। ये निर्देश अंक हो गए। किसी बिंदु में मान लीजिए बिंदु P दिया हुआ है और इसका निर्देश अंक हमको 2 और 4 मिला है। ठीक है, 2 और 4 मिला है, तो हमको इसको बिंदु की स्थिति दर्शाना है, मान लो, तो कैसे दर्शाएंगे। तो जो इसमें जो पहला अंक होता है वो एक्स अक्ष का होता है। ठीक है, और दूसरा अंक हमको मिलता है वो वाई अक्ष का होता है। तो पहले अंक वाले को हम एक्स अक्ष में ढूंढेंगे। तो एक्स अक्ष जो आड़ी क्षैतिज है इसी लाइन में हमको खोजना है। तो यहाँ पे देखिए 2 कहाँ पर है, ये जो है -2 है, इसको हमको नहीं लेना है। जब कहीं पर -2 दिया रहेगा बिंदु पर तभी हम इसको लेंगे। ठीक है, अभी हमको क्या मिला है, +2 मिला हुआ है और +4, ये प्लस में है दोनों के दोनों। तो हम +2 यहाँ पर, ये देखिए एक्स अक्ष में यहाँ पे है +2, और वाई अक्ष में देखेंगे प्लस कहाँ पर है, यहाँ पे +4। तो यहाँ से
+2 ऊपर जाएंगे हम ऐसे, और ये यहाँ 4 में जाके यहाँ पे मिल रहा है, तो इस बिंदु को हम कहेंगे P बिंदु। ठीक है, ये 2 4। तो इस प्रकार से किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं ग्राफ पेपर में। ठीक है, तो उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, बिंदु P की स्थिति। ठीक है, अब क्या होगा, आरेख। आरेख कैसे खींचते हैं, तो इस प्रकार के बहुत सारे बिंदु जब दिए होते हैं एक साथ में, P के जैसे 2 और 4 दिया है बिंदु P के लिए, और मान लीजिए 3 और 5 दिया होगा किसी और Q बिंदु के लिए, मान लीजिए 3 5, तो हम 3 से जाएंगे और यहाँ से 5 में जाके मिलाएंगे, तो यहाँ पे एक बिंदु Q बनेगा। ठीक है, R बिंदु ले लेते हैं, और R बिंदु में 4 और 6 ले लेते हैं ना, तो ये 4 और 6 को मिलाएंगे, तो 4 से यहाँ से और यहाँ से 6 को। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पॉइंट पर ये मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक एक बिंदु बनते जा रहे हैं, तो इसी को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है इसी को बोलते हैं आरेख खींचना, ग्राफ पर आरेख खींचना। और इसी प्रकार से ग्राफ में आरेख खींची जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक की हो गई। अब बात आती है कि पैमाना, पैमाना कहाँ पे लिया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने P बिंदु के लिए 2 और 4 लिया था, तो छोटे छोटे अंक हैं, और इस अक्ष में, इस लाइन में हमको ये दोनों अंक मिल गए। ठीक है, आसानी से यहाँ पे 2 मिल गए, यहाँ पे 4 मिल गए, और दोनों को मिला के हमने P बिंदु यहाँ पे निकाल लिया। अगर यहाँ पे P बिंदु में 200 दिया हो और 400 दिया हो, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पैमाना लेना पड़ता है। हमको मानना पड़ता है कि यहाँ से लेकर के पहले बॉक्स तक ये 100 है, फिर अगले बॉक्स तक 200 है, ऐसे हमको मानना पड़ता है। ठीक है, इधर को भी यहाँ से लेकर पहला बॉक्स 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, ऐसे हमको पैमाना अलग अलग लेना पड़ता है। अगर और बड़ी संख्या हो 1000 में, तो हमको 1000 में लेना पड़ेगा पैमाना। ठीक है, तो ये पैमाना हो गई अगर बड़ी संख्या में दिया हुआ हो तब। ये चतुर्थांश क्या होता है। ठीक है, तो चतुर्थांश अगर हम इस जो तल है, निर्देश तल जो जिसे कहते हैं हम, निर्देश तल को हम 4 भाग में बराबर बराबर बांटेंगे, या पहले से ही ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने के बाद में ये 4 भाग में बटा हुआ है। देखिए ये एक भाग है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये पहला भाग ये होता है, ये दूसरा भाग होता है, ये तीसरा भाग होता है, और ये चौथा भाग। ठीक है, तो पहले भाग को बोला जाता है, यहाँ से लेकर जो पहला भाग बन रहा है अलग से डिब्बा, इसको बोला जाता है पहला या प्रथम चतुर्थांश। क्या बोला जाता है, पहला चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा, और ये चौथा। तो पहले चतुर्थांश में वो बिंदु आते हैं जिसके बिंदु दोनों धनात्मक हो, है ना। जैसे P बिंदु में 2 और 4 था, तो ये 2 और 4 दोनों धनात्मक है, तो दोनों बिंदु धनात्मक होने पर यहाँ पे पहले चतुर्थांश में हमको मिलेगा बिंदु। अगर पहले x अक्ष का माइनस हो, ठीक है, मान लीजिए Q लेते हैं बिंदु Q, और इसका मान लेते हैं -2 और 4, तो x अक्ष का मान ऋण में है और दूसरा y अक्ष का धन में है, तो ये दूसरा चतुर्थांश में मिलेगा। ठीक है, पहले वाला ऋण और दूसरा वाला धन रहेगा, तो हमको दूसरा चतुर्थांश में मिलेगा। और इसी प्रकार से कोई बिंदु लेते हैं जिसमें पहला धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा, तो ये कहाँ मिलेगा, चौथा में मिलेगा। और दोनों के दोनों अगर ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऋण 4 ऋण 2, दोनों ऋणात्मक होने पर तीसरे चतुर्थांश में ये बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई चतुर्थांश के बारे में। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 10 में, जहाँ पे कुछ सवाल दिए हैं उसको हम देख लेंगे। और अच्छा, इससे संबंधित कुछ बातें हैं वो भी हमको देखना है निर्देश तल के बारे में। ठीक है, निर्देश तल मैंने आपको बताया कि इस कागज़ पर हम लाइन खींच खींच कर डिब्बे बनाए हैं, अलग से उभारे हैं, इस तल को हम निर्देश तल कहते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की, सबसे पहले लाइन खींचकर इस प्रकार से आरेख खींचने का जो काम है, इसका शुरुआत किसने किया है, वो किए हैं गणितज्ञ रेने डिकार्त ने। किसने, रेने डिकार्त ने इसकी शुरुआत की, सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग उसी ने किया है। तो उसी की याद में, रेने डिकार्त के याद में, इस निर्देश तल को क्या कहा जाता है, कार्तीय तल। क्या कहा जाता है, कार्तीय तल। तो ये आपको याद रखना है, कार्तीय तल अगर कहा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी निर्देश तल के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, इसी के दोस्तों अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 10 के
सवालों को। तो एक एक करके देखेंगे, आप वीडियो से बने रहेंगे और अच्छा लगेगा तो ज़रूर देखने के बाद तय करना, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले सवाल पे। और यहाँ पहले सवाल में दिया हुआ है निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे मैंने ग्राफ पहले से रख लिया है, हमको पॉइंट आउट करना है ये सारे पॉइंट्स को। तो पहला जो दिया है 2 और 5, तो 2 पहला से मैंने बता दिया कि जो पहले अंक होता है वो x अक्ष का होता है और दूसरा अंक y का। तो हम पहले x अक्ष में ढूंढेंगे, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और उसमें y में 5, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ये बिंदु आएगा यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये बिंदु है P। यहाँ पे कोई बिंदु का नाम तो नहीं दिया है PQ, लेकिन ये वाला है 2 5। अब -3 4, तो -3 4 है, माइनस x का है, मतलब ये x अक्ष में -3 यहाँ पर है और 4 y अक्ष का यहाँ पे है, ये बिंदु यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक, ये हो गए -3 4 1 और -1, x अक्ष में 1 यहाँ पे है, y अक्ष में -1 यहाँ पे है, ये बिंदु यहाँ पे मिलेगी ऐसे। ठीक, इसके बाद है -3 -2, x अक्ष में -3 यहाँ पे और y अक्ष में -2 यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे मिलेगी -3 -2। ठीक, अब 0 और 6, तो 0 मूल बिंदु है, यहीं पर ही रहेगा, और 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा ये सीधा। ठीक, यहीं पे बनेगा जहाँ पे 6 लिखा है। -3 और 0, -3 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, तो -3 की जगह में ही बनेगा ये पॉइंट। 0 -4, तो 0 से -4 की तरफ, सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर जो दूसरे नंबर पे है -4, ये y का हमको लेना है, y अक्ष का, तो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये वाला बिंदु यहाँ पे बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रश्न पहले का ग्राफ में दर्शाना है, ये आपको अपने कॉपी में खींचना है उसके बाद। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे हमको बताना है, बताइए निम्न बिंदुएं किस चतुर्थांश पर है। ठीक है, कुछ यहाँ पे पर है, किस चतुर्थांश में है। तो मैंने आपको बताया कि ये पहले जो होता है वो x अक्ष का होता है और ये y अक्ष का, तो 2 और 2, सॉरी 2 ऋण 2, तो x अक्ष में देखिए 2 यहाँ पर है और ऋण 2 y अक्ष में यहाँ पर है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ गए, चौथे चतुर्थांश में। तो पहला बिंदु को लिखना है 2 और -2, ये कहाँ पे है, चौथे चतुर्थांश में ऐसे। ठीक है, -4 और 4, -4 4, ये कहाँ पर है, तो हमको x अक्ष में माइनस यहाँ पे मिलेगा और +4 y अक्ष में यहाँ पे मिलेगा, तो ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आ गई, ये द्वितीय, तो यहाँ पे लिख देना है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ऐसे। अब अगला नंबर है -5 -4, मैंने बताया है कि अगर दोनों माइनस में रहेगा वो कहाँ पे मिलेगा, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में मिलेगा -5 -4। आप निकाल भी सकते हैं, x अक्ष में -5 यहाँ पे है, y अक्ष में -4 यहाँ पे है, मतलब यहाँ इस बिंदु पर ये मिलेगा। ठीक है, 2 और 0, तो 2 x अक्ष में यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, तो ये कौन से चतुर्थांश में है, दोनों धनात्मक है, मतलब पहले चतुर्थांश में है, पहला चतुर्थांश। ठीक है, दोनों धनात्मक संख्या है, x का और y का, तो कहाँ मिलेगा वो, पहले चतुर्थांश पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला भी 5 4 है, तो ये भी दोनों धनात्मक है, मतलब ये भी हमको पहले चतुर्थांश में मिलेगा। ठीक है, पहले वाले चतुर्थांश यहाँ पे मिलेगा, तो ये 5 यहाँ से हम लेंगे और 4 यहाँ से, मतलब ये यहाँ पे बनेगा पॉइंट, और इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, पहले वाला। ठीक है, इसके बाद में क्या है, 0 और -4, तो 0 और -4 कहाँ पे आएंगे, -4 बाद में y, तो यहाँ पे आएंगे चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, चौथे चतुर्थांश लिखिए इसको, और 0 और 6 है, तो दोनों धनात्मक संख्या है, मतलब दोनों धनात्मक है, तो पहले चतुर्थांश में आएंगे। आप इसको लिखते जाना इस प्रकार से, और उसके सामने चतुर्थांश भी लिखते जाना है। ठीक है, ये हुआ प्रश्न नंबर 2 का। हम चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 3। निम्न बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाकर उन्हें मिलाइए, क्या प्राप्त आकृति सरल रेखा है। तो चलिए मैं सभी बिंदुओं को एक एक करके पॉइंट आउट करते जाता हूँ, 3 और
-1, तो 3 और -1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 1 1 और 1 प्लस है दोनों, तो यहाँ पहले चतुर्थांश में आएगा। 5 और -3, 5 इसमें का आएगा, -3 इसमें का आएगा, तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, फिर 6 -4, 6 एक्स अक्ष का हो गया और -4 इधर का, तो यहाँ पे ये आ गया अगला बिंदु है ना। फिर -2 और 4, -2 इसमें का आ गया एक्स का, और +4 है तो ऊपर आएगा इधर, यहाँ पे आएगा है ना। और इसके बाद में -4 और 6, -4 एक्स में यहाँ पे है और 6 ऊपर है, तो -4 और 6 यहाँ पे। ठीक, ये हमारा हो गए। फिर 8 और -6, तो 8 हम लेंगे एक्स अक्ष में 8 यहाँ पे, और -6 नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे बनेगा है ना। ये -6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा -9 में बन गया है। ये मैं इसको मिटाता हूँ। हमको 8 और -6 मिलाना है, तो ये है 8 और यहाँ पे -6, तो यहाँ पे ये बिंदु मिलेगा। अब देखिए ये पूछ रहे कि क्या प्राप्त आकृति सरल रेखा है, इनको मिलाना है उसके बाद है ना। तो यहाँ से आप मिलाते मिलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है खींचने के लिए, लेकिन अगर इसको आप स्केल रख कर मिलाएंगे, ठीक है, तो ज़रूर ये आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगा कि सीधा खिंचाए। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको एक लाइन मिलेगा। पूछ रहे क्या प्राप्त आकृति सरल रेखा है, तो लिखना कि हाँ प्राप्त आकृति एक सरल रेखा है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अपने ग्राफ कॉपी में निम्नांकित चित्रों को बनाकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है और कुछ सवाल दिए हुए हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो पहला सवाल क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसका शीर्षों का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, मात्र शीर्ष का। तो पी शीर्ष देखिए यहाँ पे, क्यू शीर्ष है और आर शीर्ष। पी शीर्ष का निर्देशांक क्या आएगा, देखिए ये यहाँ पे वाई अक्ष में 9 पर है और एक्स अक्ष में 7 पर है। तो एक्स अक्ष को पहले लिखा जाता है, 7 को पहले लिखेंगे फिर 9 को। ये पी बिंदु का हो गया। ऐसे ही क्यू के लिए, तो ये क्यू के लिए भी ये 7 पर है और इधर से भी 7 पर है। तो क्यू के लिए हम लिखेंगे 7 और 7, और 9 आर के लिए लिखेंगे तो ये एक्स अक्ष में 9 पर है और वाई अक्ष में 5 पर है। तो आर के लिए हम लिखेंगे 9 और 5। तो ये हो गए इसके उत्तर। तीनों के हमको क्या बताना था, पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक बताना था, तो ये निर्देशांक हमने निकाल दिया। दूसरा प्रश्न, समकोण त्रिभुज एस टी वी के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमको इसका निर्देशांक भी बताना है और भुजा की लंबाई भी बताना है। तो देखिए इसका निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पहले एस बिंदु का मैं पहले निकाल देता हूँ। एस बिंदु का कहाँ पे आएगा, देखिए एक्स अक्ष में यहाँ 2 पे है ना, और यहाँ पे 8 में है, तो 2 और 8 आएगा। ऐसे ही टी के लिए क्या आएगा, टी के लिए आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 2 और 5। ऐसे ही यू के लिए क्या आएगा, यू के लिए आएगा यहाँ पे 5 पे है एक्स अक्ष में और इसमें भी 5 में है, तो 5 और 5। तो हमने क्या किया, इसका समकोण त्रिभुज एस टी वी के शीर्षों के निर्देशांक हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए अब हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए इसकी भुजा जो है एस टी भुजा, एस टी भुजा, ये वाला जो एस टी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है, एक डब्बा है, देखिए यहाँ से है ना, यहाँ से एक डब्बा, फिर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा, मतलब ये 3 इकाइयाँ हैं। हम हर एक डिब्बे को 1 इकाई मान रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इकाई की दूरी है, तो एस टी की जो दूरी है वो 3 इकाई हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही टी और यू की दूरी, टी और यू की दूरी को लेना है। तो यहाँ पर भी ये एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, ये भी 3 इकाई है। ठीक है, ये 3 इकाई हो गए, ये भी 3 इकाई हो गए, दोनों भुजा की लंबाई हमने बता दी। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एस और टी की दूरी को ज्ञात किया है, और जिस प्रकार से टी और यू की दूरी ज्ञात किया है, डिब्बे को गिन करके हमने निकाला है दूरी, तो ये निकल गया है। ठीक है, यहाँ पे एस टी और टी यू का निकल गया है, लेकिन हम इसकी दूरी को हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सीधा सीधा डब्बा में नहीं है, तिरछा खींचा हुआ गया है, तिरछा खींचा हुआ है। तो इसको हम ये जो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है पाइथागोरस प्रमेय, इसके आधार पर निकाल सकते हैं। या फिर किसी भी भुजा की दूरी को निकालना है, कितनी लंबाई है, ये दूरी कितनी है, इसको निकालने के लिए हम
इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। देखिए क्या है, जैसे कि हमको निकालना है एस और यू की दूरी, तो हम अंडर रूट करेंगे, वर्गमूल लेंगे, और वहाँ पे एस का, एस बिंदु का जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में कितना मिला है ये, और वो यू का एक्स अक्ष, यू बिंदु में एक्स अक्ष है ना, ये दोनों का हम माइनस करेंगे, x1 x2 ऐसे कर देंगे, इसका वर्ग, ठीक है, प्लस करके इसका जो y अक्ष है और u का y अक्ष क्या है उसको भी लेंगे, y1 और y2 ले लिए, और इसका भी वर्ग। ये y1 y2 मैंने कहाँ लिया है, इसका भी x अक्ष होता है और u का भी x अक्ष, तो ये s के लिए मैंने x1 लिया है और u के लिए x2 लिया है। वैसे ही y अक्ष के लिए y1 लिया है वो s के लिए है, y2 लिया है वो u के लिए है, ठीक है। तो एस यू का यहाँ पे हम लिख लेंगे, एस और यू बिंदु की क्या है, एक्स अक्ष में है ना। एस का निर्देशांक है 28, यहाँ पे देख लीजिए 28 है, और यू का 55 है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 28 और 55 को। एस का यहाँ पे अलग से हम नोट डाउन करके रखते हैं, एस का 28 है इसका जो पॉइंट है, और यू का 55 है, ठीक है। तो इसमें जो x1 लिखा है, तो x अक्ष ये भी है और ये भी x अक्ष, तो इसीलिए 1 2 लिखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का अलग अलग पहले या दूसरे है ना। तो इसी को हम यहाँ पे मान को रखते जाएंगे, x अक्ष वाले यहाँ पे 2 है और 5 है, तो 2 और ये माइनस, और माइनस 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, फिर प्लस, और ये y अक्ष वाले 8 भी है और 5 भी है, इसलिए दोनों है तो 1 और 2 लिखना पड़ता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 8 है, फिर ऋण है तो ऋण लगाएंगे, y2 की जगह 5 लिखेंगे, और ब्रैकेट बंद करके इसका वर्ग है वर्ग लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 में से -5 करेंगे, मतलब यहाँ पे -3 आएगा, और वर्ग में वर्ग लगा है सॉरी, और प्लस करके 8 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पे 3 आएगा, और ऊपर में भी वर्ग लगा हुआ है, और ये वर्गमूल के अंदर में है सभी के सभी, है ना। तो जब इसका हल होगा, देखिए ऋण का वर्गमूल धन होता है, तो ये 3 का वर्ग हो जाएंगे, मतलब 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और प्लस करके यहाँ पे भी 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब ये 9 9 18 हो गए, कितने हो गए, वर्गमूल के अंदर में 18 हो गए, ठीक। अब हम इसको निकालेंगे, 18 को हम 9 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है, तो है ना। तो ये 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो, और ये अंडर रूट के अंदर में 2 बचेगा, तो ये 3√2, ये तीसरी भुजा एस यू की लंबाई होगी, इसकी लंबाई होगी, ठीक है। ये इकाई भी लिख सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, 3√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीसरी भुजा की लंबाई हो गई एस यू की। अब ये यहाँ पे हमने दूसरा सवाल हमने हल कर लिया, ठीक है, यहाँ पे एस टी वी की। अब यहाँ पे ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर भुजा ए बी एवं डी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप इसके स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल में है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर भुजा ए बी एवं डी सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे शीर्षों के निर्देशांक हम पहले बताएंगे, और शीर्षों के निर्देशांक बताने के लिए चारों शीर्षों के बिंदु को लिख लेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पहला शीर्ष है डी सी ए बी सी डी लिख लेते हैं ना। बिंदु हम ए लिख लेंगे, बिंदु बी लिख लेंगे, बिंदु सी लिख लेंगे, और बिंदु डी लिख लेंगे। इनके क्या निर्देशांक होंगे उसको हम निकाल लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बिंदु ए के लिए हम देखेंगे, तो ये यहाँ पर है, और ये एक्स अक्ष पर जाएंगे यहाँ पे तो 1 में है, वाई अक्ष में भी 1 में है, तो ए के सामने लिख लेंगे 1 और 1 लिख लेंगे, ठीक है। बी के लिए देखिए यहाँ पे बी, तो एक्स अक्ष में यहाँ 6 पे मिलता है, और ये वाई अक्ष में 1 पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और 1। ऐसे ही सी बिंदु के लिए हम देखेंगे, तो सी बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक है वो है 8, और वाई निर्देशांक है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और 4। ऐसे ही डी बिंदु के लिए हम देखेंगे, तो एक्स निर्देशांक है इसका 3, और वाई निर्देशांक है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 4। तो ये हमने निर्देशांक किसका निकाल दिया, प्रश्न तीसरे के हिसाब से, ठीक है। निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब भुजा ए बी एवं डी सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो मैंने अभी जो बताया है उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से, और नहीं तो फिर यहाँ पे सीधा सीधा है तो गिनती कर सकते हो। ए बी
यहाँ पे देखिए ये भुजा इसमें तिरछा खींचा गया है डिब्बे में, तो इसको निकालना मुश्किल है, फॉर्मूला इसके लिए लगाना ही पड़ेगा AD, लेकिन हमको AD कहा नहीं गया है, AB और DC पूछा गया है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा है, इसको हम निकाल सकते हैं। ये पहला यहाँ से यहाँ तक की पहला इकाई, फिर दूसरा इकाई, तीसरा, चौथा, 5 डिब्बे तक गए हैं, मतलब ये 5 इकाई इसकी दूरी है। और चूंकि समांतर चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने की भुजा समान होती है, तो ये 5 सेंटीमीटर है या 5 इकाई है, तो सामने वाले DC भुजा भी 5 इकाई होगी। तो AB भुजा बराबर 5 इकाई है, तो DC बराबर भी 5 इकाई ही होगी। ठीक है, ये हुआ सवाल नंबर तीसरे का, ये वाले का। ठीक है, AB और DC भुजा की लंबाई। अब पूछा कि वृत्त के केंद्र L के निर्देशांक ज्ञात कर वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे चौथे सवाल है और हमको L वृत्त के केंद्र L का निर्देशांक निकालना है। तो L बिंदु है वो वहाँ पे x अक्ष में 9 पर है और y अक्ष में 2 पर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L में 9 और 2, तो इसका निर्देशांक हो गए 9 और 2, L का निर्देशांक 9, 2 हो गए। ठीक है, अब वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास किसको बोलते हैं? देखिए, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को बोलते हैं हम त्रिज्या, और ये सीधी लाइन जो खींची जाती है सबसे बड़ी जो जीवा होती है इसमें, है ना, जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसको बोलते हैं हम व्यास, या त्रिज्या का 2 गुना कह सकते हैं ना। यहाँ वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर डबल है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में, इसको बोलते हैं व्यास। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के पहले बॉक्स से और पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक है ये दूरी है, तो ये इसका जो व्यास की दूरी होगी वो होगी 2 इकाई। ठीक है, 2 इकाई इस व्यास की दूरी होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्यास की दूरी को 2 इकाई। ठीक है, और इस प्रकार से ये चौथा सवाल का आंसर हुआ। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मिलता है, संख्या तथा उसके तिगुने का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इसको हल करना पड़ेगा, उसके बाद निकलेगा इसका आरेखीय निरूपण। तो संख्या माना कि हम मानना पड़ेगा ना, कोई संख्या तो दिया नहीं है, माना कि वह संख्या x है या a है, b है, जो भी है, x है, x की जगह हमको a b कुछ अलग मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे x अक्ष का नाम है ना, x अक्ष y अक्ष है, तो यहाँ पे हमने a ले लिया। तो क्या बोल रहे इसका 3 गुना, तो 3 गुना क्या होगा, 3a होगा। तो इन दोनों के बीच में हमको पॉइंट आउट करना है, और पॉइंट आउट करने के बाद में हमको वहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, a की जगह हम a बराबर 1 लेने पर, ठीक है, 1 लेने पर ये क्या होगा, a बराबर 1 हो जाएगा, और 3a बराबर हो जाएगा, a की जगह 1 लेंगे, 3 एकम 3, तो ये 3 हो जाएगा, 1 और 3। तो पहला बिंदु हमको मिलेगा 1 और 3, तो 1 यहाँ पे है x अक्ष में और 3 y अक्ष में यहाँ पे, तो ये पहला बिंदु हमको यहाँ पे मिला। ठीक, ये हो गए। और ऐसे ही हमको a की मान 2 लेने पर, a बराबर 2 लेने पर, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक के जगह में हमको 2 रख के 3 के साथ गुणा करना है, तो 3 दूनी 6, तो 2 और 6 मिल गया। तो इसको हम फिर से 2 और 6 में, यहाँ पे x अक्ष में 2 यहाँ पे है और y में 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बिंदु मिल गया है ना, 2 और 6। ऐसे ही हम इसको बढ़ाते जाएंगे, है ना, 2 6 हो गया, फिर a बराबर 3 लेंगे, तो क्या हो गया, 3a बराबर क्या हो गया, 3 3 9, है ना, 3 3 9, तो 3 और 9 हो गए। तो हम यहाँ पे x अक्ष का 3 लेंगे और y अक्ष का 9 लेंगे, तो यहाँ पे बिंदु मिल गया। ठीक है, और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। हम माइनस भी ले सकते हैं ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हम प्लस लेते जाएंगे, हम a का मान -1 भी ले सकते हैं, तो 3a का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 1 और -3 के बीच में हम जब खींचेंगे बिंदु निकालेंगे, तो पहले 1 यहाँ पे हमने -1 लिया है, तो पहले -1 x अक्ष में यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो ये -3 और -1 का आरेख यहाँ पे आएगा, है ना, हमने -1 लिया है, ये -1 है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये बिंदु कैसे हो गए, है ना, अगर इसका हम आरेखीय निरूपण करेंगे या आरेख खींचेंगे, तो इस प्रकार से बिंदु मिलते हुए सीधा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गए सवाल नंबर प्रश्न 5 का। प्रश्न 6वें में देखिए, प्रश्न 6वां में लिखा है,
मूलधन 800 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से विभिन्न वर्षों के संगत साधारण ब्याज प्राप्त कर आरेख खींचिए। तो अलग अलग वर्षों के आपको ब्याज निकाल लेना है, उसके बाद आरेख खींचना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो आपको याद रहना चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटे 100। यह है साधारण ब्याज का सूत्र है ना। अब इसमें क्या करना है हमको? समय को अलग अलग विभिन्न वर्षों का पूछा गया है। पहले एक वर्ष निकाल लीजिए, फिर 2 3 अलग अलग। मूलधन है हमारा 800, गुणा दर है कितना 10%, और गुणा समय में पहले हम एक वर्ष का निकालेंगे तो कितना आता है देखिए, बटे में 100 है। इस 100 से हम इसको कटा देंगे तो बचेगा ऊपर में 8, 8 दहम 80, और एक गुणा करेंगे तो 80 एकम 80, तो यहाँ पे 80 आ गए। ठीक है, हम 2 वर्षों के लिए लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 2 कर देंगे तो क्या होगा, 8 दम 80, 80 दूनी 160, 2 वर्षों में 160 आ जाएगा। 3 वर्षों में कितना आ जाएगा, 8 दम 80, 80 तिया 240, इस प्रकार से आएगा। वर्ष बढ़ते जाएंगे तो इधर ब्याज भी बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसके बीच में अगर हमको ग्राफ खींचना है, ठीक, तो कैसे खींचा जाएगा? देखिए, हमारा पहले वर्ष में कितना आया 80, दूसरे वर्ष में कितना आया 160, तीसरे वर्ष में कितना आया 240, इस प्रकार से बढ़ते गया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अमाउंट बड़ा बड़ा है तो हमको यहाँ पे y अक्ष को हमको पैमाना लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, उसको हम लेंगे 80, है ना, फिर इसको लेंगे 160, 80 80 के डिफरेंस में लेते जाएंगे, ठीक है, फिर 240, 320, ऐसे हमको पैमाना लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो 1 2 3 है ये वर्ष है, तो इसको 1 वर्ष 2 वर्ष, ये तो लाइन से ऐसे ही रहेंगे। तो पहले वर्ष में हमको 80 रुपये ब्याज है, तो यहाँ पे पॉइंट आउट होगा, दूसरे वर्ष में यहाँ पे, और तीसरे वर्ष में यहाँ पे, ये बिंदु अगले क्रम में बढ़ते जाएंगे। साधारण संगत आरेख खींचना, इसके बाद इसका आरेख खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से एकदम से सरल रेखा में बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 में देखिए, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है। नियत चाल से चल रही है मतलब वो प्रति घंटे 60 किलोमीटर ही चल रही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, विभिन्न समयों में तय की गई संगत दूरी के मध्य आरेख खींचना है। तो अलग अलग समय में प्रति घंटे वो कितना चल रहा है, इसकी चाल जो है 60 किलोमीटर है प्रति घंटा। तो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर ही चलेगा। दूसरे घंटे अगर 2 घंटे को लेंगे तो 120 किलोमीटर चल जाएगा। अगर 3 घंटे को अगर मिलाएंगे इसके तो ये 180 किलोमीटर चल जाएगा, और 4 घंटे में 240 किलोमीटर चल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही घंटे को अलग अलग घंटे की हम अलग अलग किलोमीटर निकाल सकते हैं, और इसके बीच में फिर हमको क्या करना है, आरेख खींचना है। तो आरेख कैसे खींचेंगे? देखिए, पहले हमको पैमाना लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 2 है, 60 120 ऐसा तो है नहीं है। तो पहले जो खाने को हम लेंगे 60 120 180 240, इस प्रकार से लेते जाएंगे। तो पहले घंटे का यहाँ मिलेगा, दूसरे घंटे का, तीसरे घंटे का, चौथे घंटे का, और ये एक रेखा खींचा जाएगा। मध्य आरेख हमको खींचना है, जो कि इस प्रकार से आरेख खींचा जाएगा। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 7 का। और इस प्रकार से ये प्रश्नावली 10 यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 11.1 के साथ में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।